Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to this wonderful chapter Moving Charges and Magnetism. एक बहुत ही नई दुनिया आपके लिए चालू हो रही है और बहुत मजा आने वाला है इसमें. चलिए तो शुरुआत करते हैं थोड़े थ्योरी से. सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये मैग्नेटिज्म वर्ड जो है ये आखिर आया कहां से. The term magnetism comes from the name Magnesia, a coastal district of ancient Thessaly, Greece, है ना, where certain stones were found by the Greeks more than 2000 years ago. कितनी पुरानी बात है ये बस आप देखिए. These stones, जिनका नाम क्या था, lode stones, had the unusual property of attracting pieces of iron. Magnets were first fashioned into compasses and used for navigation by the Chinese in the 12th century. मतलब कि शुरुआत में तो ग्रीस के लोगों ने देखा है ना, और एज लोड स्टोन्स देखा. और ये क्या करते थे, ये उन्होंने देखा कि ये जो लोड स्टोन्स हैं ये आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर पाते थे. उसके बाद इसका यूज किन्होंने किया, चाइनीज ने किया इन द 12th सेंचुरी एज कॉम्पसेस, है ना, फॉर नेविगेशन. फिर क्या हुआ, इन द 16th सेंचुरी विलियम गिलबर्ट जो कि क्वीन एलिजाबेथ के फिजिशियन थे, मेड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बाय रबिंग पीसेस ऑफ आयरन अगेंस्ट लोडस्टोन, है ना. उन्होंने क्या करा, उन्होंने आर्टिफिशियली मैग्नेट्स बनाना चालू किया. और कैसे, आयरन को लोडस्टोन के अगेंस्ट रब कर करके. एंड ही सजेस्टेड दैट अ कॉम्पस ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ एंड साउथ बिकॉज द अर्थ हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. देखिए कितना पहले इस चीज को फाइंड आउट कर लिया गया था. उसके बाद क्या हुआ, इन 1750 जॉन मिशेल, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर, फाउंड दैट मैग्नेटिक पोल्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. उनको पता लग गया कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है. एंड हिज रिजल्ट्स वर कंफर्म्ड बाय चार्ल्स कूलम. आपको याद होगा कूलम्स लॉ भी कुछ ऐसा ही था. The subjects of magnetism and electricity developed almost independently of each other until 1820. ये बहुत मजेदार चीज है कि 1820 के पहले लोगों को लगता था कि मैग्नेटिज्म एक अलग दुनिया है, इलेक्ट्रिसिटी की एक अलग दुनिया है, दोनों में कोई लिंक नहीं है. लेकिन 1820 में एक बहुत मजेदार घटना घटी जब एक डेनिश फिजिसिस्ट, है ना, मतलब डेनमार्क में रहने वाले ये फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड. उन्होंने क्या डिस्कवर किया, एक क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन में, कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली अफेक्ट करती है मैग्नेटिक कॉम्पस को, है ना. और ही सॉ कंफर्मिंग एविडेंस दैट मैग्नेटिज्म वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल उनको ये बात कंफर्म हो गई कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फिनोमेना क्रिएट होता है ना. और शॉर्टली देयर आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड्रे मेरी एम्पियर प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रिक करंट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना. एक बार लोगों को बस हल्का आइडिया ही लगा कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, तो उसके बाद तो इस पर जबरदस्त रिसर्च हो गया. और मेरी एम्पियर ने तो ये प्रपोज कर दिया कि सारे के सारे मैग्नेटिक फिनोमेना का इनफैक्ट सोर्स इलेक्ट्रिक करंट ही होता है. तो देखिए ये है वो साइंटिस्ट अर्स्टेड जिन्होंने शो करा था कि करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक कॉम्पस है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था. आप डायग्राम में यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने करंट कैरिंग वायर के थ्रू देखा था कि मैग्नेटिक जो नीडल है वो क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है. चलिए तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस की, है ना. द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ईच एंड देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ये तो हम लोग जानते हैं एज स्पेसिफाइड इन कूलम्स लॉ. हम लोगों ने कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे से पढ़ा था. But Coulomb's law is not the whole story when the charged particles are moving with respect to each other. इसीलिए बच्चों हम लोगों ने चैप्टर का नाम रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना. मतलब कि चार्जेस वर स्टेशनरी. स्टेशनरी चार्जेस हैं तब तो सिर्फ कूलम्ब लॉ लगेगा, लेकिन चीजें बदल जाती है जब पार्टिकल क्या हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं. आइए देखते हैं कैसे. द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स depends also in a complicated way on their motion
we find that in addition to the force we call electrical, there is a force due to the motion of the charged particles that we call the magnetic force, है ना. तो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज अ फोर्स ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स, है ना. ये बहुत बड़ी चीज है. द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज द मोशन, है ना. बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ये. द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स. और जनरली हम लोग देखते हैं कि ये काम कौन करता है? आगे बढ़ने वाला या ट्रैवल करने वाला इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना. बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्चुअली, ये तो और भी जबरदस्त चीज है ना. बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्चुअली डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो जो बेसिक चीज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके दो हिस्से हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, है ना. तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तरीके से रिलेटेड हैं. इनफैक्ट ये दोनों मिल करके एक चीज ही बनते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इंटर रिलेटेड है एंड दे कंबाइन टू फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों. अभी मैं, चूंकि ये हमारे पहले लेक्चर का स्टार्टिंग पोर्शन है, तो मैं हर चीज का आपको एक हाईलाइट दे रहा हूं, है ना. तो बहुत एंजॉय करते हुए इन सारे टॉपिक्स को देखते चलिए. जैसे अगला है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिज्म इज वेरी मच रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल सही बात है. जस्ट एज एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज सराउंडेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द सेम चार्ज इज ऑल्सो सराउंडेड बाय, कितनी मजेदार चीज है ये, द सेम चार्ज इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन कब? अगर वो मूव कर रहा हो. इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों हम लोगों ने कहीं पर भी इस मैग्नेटिक फील्ड का जिक्र नहीं किया था. इसीलिए चैप्टर में शुरुआत में ही मेंशन था कि वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट द स्टैटिक चार्जेस. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू डिस्टॉर्शंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन अगर वो मूव करने लगेगा तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टॉर्शन आएगा कि नहीं? उस फील्ड में चेंजेस आएंगे. और वही यहां पर लिखा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द डिस्टॉर्शंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड caused by motion and was explained by Albert Einstein in 1905 in his special theory of relativity. ये इतना स्पेशल है कि इसको हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं. We won't go into the details except to acknowledge that a magnetic field is a relativistic byproduct of the electric field. ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, अगेन मैं आपको बता दूं. बस हमें ये मानना है कि अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टॉर्शन आ रहा है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? मैग्नेटिक फील्ड. अपने लेवल पे हमारे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आसपास भी नहीं भटकना है. चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन हैव एसोसिएटेड विद देम बोथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड. A magnetic field is produced by the motion of electric charge. चलिए, तो यहां पर जो डायग्राम है ना, ये बेसिकली एक बार मैग्नेट है. उसके चारों तरफ हम लोगों ने आयरन के बहुत छोटे छोटे फाइलिंग्स को, है ना, आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड करके रखा था. तो वो इस मैग्नेट की वजह से ना वो ये शेप एक्वायर कर लिए, इस तरीके से एक पैटर्न बना लिए यहां पर. तो वही यहां पर लिखा है, टॉप व्यू ऑफ आयरन फाइलिंग्स sprinkled around a magnet. The filings trace out a pattern of magnetic field lines. ये इस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इस बार मैग्नेट के चारों तरफ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट. और सबसे मजेदार चीज क्या है? इंटरेस्टिंगली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यू इनसाइड द मैग्नेट, जो कि इस आयरन फाइलिंग से रिवील नहीं हो पा रहा है, एंड फॉर्म क्लोज लूप्स, है ना. मतलब कि ये जो बार मैग्नेट है ना, उसके अंदर भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. चलिए, इसके बारे में तो चर्चा में बहुत डिटेल में करेंगे ही. बस आपको एक आइडिया दे दूं कि चूंकि मैंने बता दिया कि यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो एक चीज जो आप बाद में देखने वाले वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, है ना. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता था, वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाते थे. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये खासियत है कि वो क्या बनाते हैं? वो क्लोज्ड लूप्स बनाते हैं और दे कंटिन्यू इनसाइड द
मैग्नेट ऑल्सो, तभी तो यहां से घूम करके कोई लाइन गई तो वापस ऐसे आकर के कंप्लीट लूप बना पाएगी। क्लियर है ये बात? अब देखिए, मुझे समझ में आ गया होगा कि आपको ये टेंशन हो रहा होगा कि जब ये पता लग चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आता है, तो यहां पर जो हमें मैग्नेट दिखाई दे रहा है उसमें तो कोई करंट नहीं दिखता है ना? तो यही क्वेश्चन देखिए यहां पर भी रेज किया गया है। इफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, वेयर इज दिस मोशन इन अ कॉमन बार मैग्नेट? तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है। द आंसर इज इन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स दैट मेक अप द मैग्नेट। एक्चुअली ये जो मैग्नेट्स होते हैं ना बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉन्स में कुछ खासियत होती है। इलेक्ट्रॉन तो वही होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है उसमें फर्क आता है। इसीलिए बाकी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग मैग्नेट नहीं कहते और इन्हें मैग्नेट कहते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन। चलिए, ये तो सब में होता है। टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिज्म। और वो कौन कौन से मोशंस होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन और एक होता है इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन। जिस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पर भी घूमता है और सन के अराउंड भी घूमता है, तो सन के अराउंड घूम रहा है मतलब रिवॉल्व कर रहा है, स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट मतलब अर्थ स्पिन कर रहा है ना। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी करता है। वही यहां लिखा है, इलेक्ट्रॉन स्पिन अबाउट देयर ओन एक्सिस लाइक टॉप्स, है ना, लट्टू की तरह। एंड दे ऑल्सो रिवॉल्व अबाउट द एटॉमिक न्यूक्लियस। इन मोस्ट कॉमन मैग्नेट्स, देखते हैं कि कॉमन मैग्नेट्स में क्या खास होता है। इलेक्ट्रॉन स्पिन इज द चीफ कॉन्ट्रीब्यूटर टू मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही लाइट चैप्टर है, लाइट लेक्चर है ये वाला आज का। तो इसीलिए आज बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को बस एनालाइज करते हैं, है ना। आप ऐसा समझिए कि आप एक मूवी देखने वाले हैं जो कि लगभग 8 लेक्चर्स में बेसिकली कवर होगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। और ये जो पहला लेक्चर है ये बस उसका ट्रेलर है, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बस एंजॉय करना है, चीजों को एक्सप्लोर करना है ना। एवरी स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इज अ टाइनी मैग्नेट। हर एक स्पिन करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो बिहेव करता है किसकी तरह? एक टाइनी मैग्नेट की तरह। कैसे करता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। A pair of electrons spinning in the same direction makes up a stronger magnet. अगर दोनों सेम सेंस में क्या कर रहे हैं, अगर दोनों सेम सेंस में स्पिन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक शक्ति को बढ़ाते हैं। A pair of electrons spinning in opposite directions however work against each other. क्लियर है ये बात? ये कुछ वैसा ही हम लोग समझ सकते हैं जैसा होता था कि एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पर हमें फील्ड देखनी है ना, इस पी पॉइंट पर। तो दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग समझ सकते हैं अगर क्या हो, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? सेम सेंस में स्पिन करें। A pair of electrons spinning in opposite directions however work against each other, है ना, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? कैंसल आउट हो जाती है। और यही कारण है बच्चों कि दिस इज वाई मोस्ट सब्सटेंसेज आर नॉट मैग्नेट्स, है ना। मोस्ट एटम्स में क्या होता है? द वेरियस फील्ड्स कैंसिल वन अनदर बिकॉज द इलेक्ट्रॉन स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इन सच मटेरियल्स एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, however the fields do not cancel each other entirely. तो ये जो आयरन, निकल, कोबाल्ट, जिन्हें हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं, इनमें क्या खासियत होती है? इनमें ये कंप्लीटली कैंसिल आउट नहीं होते हैं। और उसका कारण अगर आप लोग थोड़ा और केमिस्ट्री में जाएं तो देखेंगे कि ईच आयरन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स whose spin magnetism is uncancelled, है ना। उनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर बिकॉज ऑफ स्पिन वो अनकैंसल्ड होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण। Thus each iron atom is a tiny magnet. The same is true to a lesser extent for the atoms of nickel and cobalt. Most common magnets are made from alloys containing iron, nickel and cobalt in various proportions. और यही कारण है कि मैक्सिमम मैग्नेट्स को कैसे बनाया जाता है? आयरन, निकल और कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन से। चलिए, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जिस फॉर्मूले और जिस इक्वेशन के ऊपर सवाल सॉल्व करने वाले हैं ना, उस पर अब हम लोग धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स। हम लोग देखने वाले हैं कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कौन सा फोर्स और कैसा फोर्स फील करता है। ठीक है,
A charged particle at rest will not interact with a static magnetic field. है ना? अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसको कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स फील नहीं होता है. ये बात हमें ध्यान रखनी है. But if the charged particle is moving in a magnetic field, the magnetic character of a charge in motion becomes evident. It experiences a deflecting force. The force is greatest. अब हम लोग खासियत देखने वाले हैं इस फोर्स की, है ना. अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब हम लोग देख रहे हैं कि उस पर फोर्स लग सकता है, और साथ ही साथ क्या उसकी क्वालिटी है. द फोर्स इज ग्रेटेस्ट व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना. जब उसकी डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तब जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम. और बाकी एंगल्स पे क्या होता है, एट अदर एंगल्स द फोर्स इज लेस. और यही नहीं, इट बिकम्स जीरो व्हेन द पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू द फील्ड. अगर वो फील्ड लाइन के बिल्कुल पैरेलल ही मूव करने लगे ना, तब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है. इन एनी केस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल के भी परपेंडिकुलर लगता है ये फोर्स. सो मूविंग चार्ज इज डिफ्लेक्टेड व्हेन इट क्रॉसेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, बट व्हेन इट ट्रैवल्स पैरेलल टू द फील्ड नो डिफ्लेक्शन अकर्स, है ना. तो ये एक बहुत मजेदार चीज है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, और अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करना चाहता है सच दैट कि वो फोर्स फील ना करे, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स उसे परेशान ना करे, तो उसे कैसे मूव करना चाहिए, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. दिस डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फोर्सेस दैट अकर इन अदर इंटरैक्शंस सच एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस, the electric forces between charges and the magnetic forces between magnetic poles. ये जो बाकी के जो फोर्सेस यहाँ पर शो हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस हो गया, और मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स हो गया. तीसरे वाले, ये वाले को तो हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में. तो अभी क्या देख रहे हैं कि ये जो तीनों फोर्सेस होते हैं ना, ये एक्चुअली सेंट्रल फोर्स होते हैं, है ना. ये सेम जैसे कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स का तो आपको आइडिया है कि एक मास मान लीजिए m1 है, एक मास मान लीजिए m2 है, तो क्या होगा, m1 m2 के द्वारा अट्रैक्ट होगा और m2 m1 के द्वारा अट्रैक्ट होगा. तो दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस, है ना. तो इससे काफी डिफरेंट होता है जिस फोर्स की अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं. क्लियर है. ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है ना, ये बिल्कुल भी इस वेराइटी का नहीं होता है. The force that acts on a moving charge particle does not act along the line that joins the sources of interaction. लेकिन किस तरीके से एक्ट करता है, but instead acts perpendicularly to both the magnetic field and the electron beam. वही देखिए उसका एक डायग्राम प्यारा सा यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बीम इस तरीके से आ रही है ना, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया. तो हमें इतना तो आइडिया है कि नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, बीम वेलोसिटी ये रही, है ना. ये जो बीम है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है. तो पाया क्या गया, पाया ये गया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, बीम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पर फोर्स लग रहा था इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वो थी ऊपर की डायरेक्शन. एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे बहुत जल्दी मैं उस पर आने वाला हूं. अभी तो मैं बस आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि हुआ क्या. इलेक्ट्रॉन बीम आई किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो उस पर फोर्स कैसा लगा, उस पर फोर्स लगा ऊपर की तरफ, जिसके कारण ये डिफ्लेक्ट होती भी नजर आ रही है. और हमें पता है कि इस केस में क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो किसी और एंगल पर आ रही होती विद द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब कि अगर वो किसी और एंगल पर आ रही होती, लेट अस से कि 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगल पर, तो क्या होता, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है. एटलीस्ट इतना तो हमें अब समझ में आ चुका है. अब देखते हैं और इसकी मजेदार चीजें. वी आर फॉर्चुनेट दैट चार्ज्ड पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि इसका बहुत जबरदस्त यूज है, एप्लीकेशन है. This fact is employed to guide electrons onto the inner surface of a TV tube.
where they produce an image. More interestingly, charged particles from outer space, है ना, outer space में क्या होता है, outer space में जो है बहुत सारे charged particles होते हैं जो इधर से उधर भागते रहते हैं. तो क्या होता है कि अर्थ जो है ना वो बिहेव करती है एक क्या कहते हैं उसे, बड़े से बार मैग्नेट की तरह. हम लोग पढ़ेंगे उसे अगले चैप्टर में. तो अर्थ के बाहर भी ना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होती है, जिस फील्ड की वजह से क्या होता है, वो जो इनकमिंग, जो आने वाली ये जो चार्ज पार्टिकल्स की रेज होती है ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में यहां पर देख पा रहे हैं. तो वही यहां पर लिखा है, more interestingly, charged particles from outer space are deflected by Earth's magnetic field. The intensity of harmful cosmic rays striking the Earth's surface would otherwise be much greater. काफी को तो ये बाहर भेज देता है, थोड़े बहुत आते हैं तो चलो उनसे अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है ना. वही यहां पर दिया है, the magnetic field of the Earth deflects many charged particles that make up cosmic radiation. चलिए तो अब बात करते हैं लॉरेंस फोर्स की. मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है और वो v वेक्टर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस समय टाइम t पर उसकी पोजीशन r वेक्टर है. और मान लीजिए उस पॉइंट P पर एग्जिस्ट कर रहा है E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड. तो द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज गिवन बाय F वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस Q इंटू E वेक्टर. ये हमें ध्यान रखना है ना, इसे ही कहते हैं लॉरेंस फोर्स. तो अब ये देखिए, ये QE वेक्टर तो चलिए हमें पता है. अब ये Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर जो है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना. तो आखिर Q इंटू V क्रॉस B वेक्टर हम लोग कैसे देखेंगे. तो मान लीजिए कि ये यहां पर पहले डायग्राम को देखिए आप, इसमें मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल यहां पर है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. तो आपको राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, अपनी फिंगर्स को रखना है वेलोसिटी वेक्टर के लॉन्ग और उसे मोड़ना है किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग. तो जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये हो जाएगी V क्रॉस B की डायरेक्शन, है ना. और ये जो है किसके लिए हो गया बात, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हो गया. अगर नेगेटिव के लिए देखना है तो आप समझ पा रहे होंगे कि बाहर जो है एक माइनस साइन और आ जाएगा, है ना, क्योंकि चार्ज खुद ही नेगेटिव हो जाएगा. तो अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B. वही देखिए ये आखिरी डायग्राम में दिया है कि अगर V क्रॉस B ऊपर आ रहा है तो फोर्स वेक्टर नीचे होगा. तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, अगर वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होगा, तो ये जो QE वेक्टर वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा. क्लियर है ये बात. चलिए तो पहला सवाल देखते हैं हम लोग इस चैप्टर का. अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. द फील्ड में भी, अब हमारे पास चार ऑप्शंस है, तो चलिए सोचते हैं क्या होना चाहिए. तो देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस शो कर दिए हैं, ईस्ट, नॉर्थ और अब तो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है. अब देखिए कि चार्ज कैसा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना होता है. चार्ज था पॉजिटिव, है ना, और वो किस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड था, इट वॉज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ वो प्रोजेक्ट किया गया था. तो अब आप सोचिए कि हमें फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें फोर्स चाहिए टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना. तो अगर नॉर्थ की तरफ फोर्स चाहिए अपने को और वेलोसिटी उसकी ईस्ट की तरफ थी, तो सोचिए कि वेलोसिटी वेक्टर तो अपने को मिल गया, फोर्स वेक्टर की भी डायरेक्शन अपने को मिल गई. अब बस सोचना है कि V क्रॉस B करने पर, है ना, F बराबर क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B. तो V क्रॉस B करने पर कौन सी डायरेक्शन आनी चाहिए, नॉर्थ की डायरेक्शन आनी चाहिए. अब एक एक करके इन चारों ऑप्शंस को देखते हैं. टुवर्ड्स ईस्ट पहला ऑप्शन है, V क्रॉस B टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट करेंगे यहाँ पर, है ना, पहला ऑप्शन टुवर्ड्स वेस्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ईस्ट और वेस्ट तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन हो गए. टुवर्ड्स साउथ अगर हो, मतलब साउथ तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी. तो ईस्ट में वेलोसिटी वेक्टर है, अगर साउथ में मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए V क्रॉस B करने के लिए, है ना. तो आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है. V क्रॉस B अगर करे और साउथ में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को माने तो थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो ये भी सही नहीं है. तीसरा ऑप्शन है अपवर्ड, तो V क्रॉस B करके देखिए, है ना, तो ईस्ट क्रॉस अप आप करेंगे
तो थंब पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स साउथ, तो ये भी सही नहीं है। और आखिरी ऑप्शन है डाउनवर्ड, आना तो यही चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार। ईस्ट में वेलोसिटी वेक्टर है, डाउनवर्ड में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो v क्रॉस b करने पर देखिए थंब आपका बिल्कुल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B vector of strength 2 into 10 to the power 3 Tesla exists in the vertically upward direction. Find the force on the proton just after it is released. तो यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है ना, इसकी यूनिट देखिए क्या लिखी हुई है, टेस्ला, है ना। बेसिकली इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल T से। ये मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों मैंने डायग्राम यहां पर बना दिया है। वेस्ट की तरफ एक्चुअली वेलोसिटी दी गई है, साथ ही साथ हमेशा चेक कर लिया करिए कि चार्ज पार्टिकल कैसा है, प्रोटॉन है तो टेंशन फ्री है मामला, है ना, चार्ज पॉजिटिव है। अब देखिए यहां पर स्पीड इसकी दी गई है किस डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ, है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पर दिखा दिया। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। तो हमेशा ऐसे सवालों में क्या करिए, एफ वेक्टर आपको पता है कितना हो जाता है, Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि V और B के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, Q इंटू वी इंटू बी। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए सबसे पहले। आइए निकालते हैं। चार्ज कितना है भाई, चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 3 टेस्ला, है ना। तो चलिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 2 3 6 और 16 इंटू 6 96 होता है, मतलब ये हो गया 9.6 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 10 की पावर माइनस 9, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10। और सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो फोर्स आ जाएगा इन न्यूटन। तो फोर्स का देखिए मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने बड़े आराम से निकाल लिया है ना। अब क्या देखना है, अब देखना है कि डायरेक्शन क्या होगी। तो कोई नहीं, यहाँ पर V क्रॉस B करिए, अपने राइट हैंड के फिंगर्स को V वेक्टर के लॉन्ग रखिए और उसको कर्ल करिए ऊपर की तरफ। तो आप देख पा रहे होंगे कि थंब की डायरेक्शन जो है वो कैसी आ रही है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है ना। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ की डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि अगर इसे मैंने ईस्ट कहा, इसे वेस्ट कहा, इसे अप कहा, तो ये नॉर्थ है और पीछे की डायरेक्शन साउथ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 न्यूटन और डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स साउथ। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 coulomb is thrown with velocity 2i cap plus 3j cap inside a region having electric field बराबर 2j cap and magnetic field equal to 5k cap. Find the initial Lorentz force acting on the particle. है ना, सारी की सारी चीजों को हमें किस में लेना है, SI यूनिट में लेना है। तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। F वेक्टर बराबर क्या होता है, Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस Q इंटू E वेक्टर। तो चलिए अब वैल्यूज भर देते हैं। Q कितना है, 2 है, और V वेक्टर कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका क्रॉस किसके साथ करेंगे, इसका क्रॉस करेंगे हम लोग 5k कैप के साथ। और साथ ही साथ और क्या करना है, प्लस Q इंटू E वेक्टर। Q है हमारे पास 2 और E वेक्टर अपने को दिया हुआ है 2j कैप, है ना। तो ये हमारे को मिल जाएगा यहाँ से फोर्स वेक्टर। तो चलिए कैलकुलेशन चालू करते हैं। 2 2s are 4, 4 5s are 20। अब आई कैप क्रॉस के कैप करना है, आई कैप क्रॉस के कैप, मतलब आप समझ पा रहे हैं ये माइनस जे कैप के लॉन्ग आएगा, बिल्कुल सही है, माइनस जे कैप के लॉन्ग आएगा। फिर 2 3s are 6, 6 5s are 30 प्लस 30। अब करना है जे कैप क्रॉस के कैप, मतलब ये आएगा आई कैप के लॉन्ग, है ना। और साथ में और क्या ऐड करना है, प्लस 4j कैप। तो अब चलिए इनको फाइनली ऐड कर देते हैं। F वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30i कैप माइनस 16j कैप, और यही हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 मिली कूलम एंड मास 2 ग्राम
is moving with a speed of 5 meters per second in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Find the maximum possible acceleration of the charged particle. तो इस पर इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगा? इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब आ सकता है जब इस पर फोर्स भी क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, है ना? और मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए क्या कंपल्शन है? मैक्सिमम फोर्स के लिए वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो उस केस में क्या हो जाता है? F का मैग्नीट्यूड हो जाता है Q इंटू वी इंटू बी, और अगर इसको मास m से डिवाइड कर दे, है ना, इस तरीके से मास m से डिवाइड कर दिए तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, और वो भी कौन सा एक्सेलरेशन? मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो चलिए अब वैल्यूज भर देते हैं। चार्ज है 1 मिली कूलम, है ना, मतलब 1/10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय स्पीड कितनी है इसकी? 5 मीटर्स पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0.5 टेस्ला, और इसको मास से डिवाइड कर देते हैं जो कि है 2 ग्राम, मतलब 2/1000। तो यहां देखिए 1000 से 1000 चला गया तो ये कितना आ गया? 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ए मैक्स कितना आ जाएगा? ए मैक्स आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, एन अल्फा पार्टिकल इज ट्रैवलिंग एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड विद अ स्पीड ऑफ 6 into 10⁵ meters per second. The strength of the magnetic field is 0.2 Tesla. Calculate acceleration of the alpha particle. तो देखिए इस सवाल में अपने को पहले तो क्या क्या दे रखा है? अपने को ये दे रखा है कि अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है? राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ये दे रखा है ना? और अपने को दे रखा है दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना? तो एक काम करते हैं, हमें अगर ये दिख रहा है कि दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो हम लोग सिंपली फोर्स को कितना कह सकते हैं? F हम लोग कह सकते हैं Q इंटू वी इंटू बी, क्योंकि V परपेंडिकुलर टू बी। इसको अगर मास से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने को एक्सेलरेशन दे देगा। तो चलिए, चार्ज अल्फा पार्टिकल का कितना होता है? बेसिकली मैं आपको बता दूं अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल होता है एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस, है ना? हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो एक्चुअली होता है अल्फा पार्टिकल। तो बेसिकली हीलियम के एटम से आप क्या हटा दीजिए? उसके इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए, है ना? तो ये बन जाएगा हीलियम का न्यूक्लियस, जो कि अल्फा पार्टिकल है। तो हीलियम के न्यूक्लियस में पता है क्या क्या होते हैं? हीलियम के न्यूक्लियस में एक्चुअली 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि प्रोटॉन का मास जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो इस हिसाब से देखिए, चार्ज हम लोग कितना बोल देंगे? ट्वाइस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? स्पीड से, जो कि है 6 इंटू 10⁵। फिर किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से, जो कि कितना है? 0.2 टेस्ला। इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे? इसके मास से। तो मास कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना? 2 और 2 4 हो गए यहाँ पर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलिए अब कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। ऊपर कितना है? ऊपर है 2 और इधर है 0.2। तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे यहां पर। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो 4 और 4 गायब हो गया, 1.6 से 1.6 भी गायब हो गया। तो बेसिकली बड़ी आसान हो गई कैलकुलेशन। क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर? ये बन जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर गिनना चालू करते हैं, -19 है, इधर -27 है ना? तो नीचे कितना रह गया? नीचे रह गया 10⁻⁻8। तो वो ऊपर चला जाएगा। 8 + 5 13, और 13 में से 1 घटा दीजिए 12। तो 6 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए तो एक और बड़ा आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड B vector equal to I cap minus J cap Tesla has an acceleration of 2I cap plus alpha J cap at some instant. Find the value of alpha. तो देखिए आपको ज्यादा डेटा तो नहीं दिया है, आपको बेसिकली B वेक्टर दिया है और एक्सेलरेशन वेक्टर भी आधा अधूरा दिया है। पर सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमें पता है कि F वेक्टर क्या होता है? Q मल्टीप्लाइड बाय कितने से? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो बेसिकली हमें ये पता है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर,
और साथ ही साथ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है तो हम लोग एक और चीज क्या समझ पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2i कैप प्लस अल्फा जे कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग लेंगे किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो कि है आई कैप माइनस जे कैप, तो ये कितना आना चाहिए, 0, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली देखिए अपने पास अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया अपने पास 2। क्लियर है ये बात। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द फॉलोइंग केसेस। और पहले पार्ट में क्या बोला गया है, देखिए यहां पर हमारे को एरो से दिखाई दे रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन, और ये डॉट बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है ना। तो चलिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, पहले केस के बारे में बात करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, ये है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी है नीचे की तरफ, है ना, इस डायरेक्शन में। तो अब आप सोचिए कि यहां पर चार्ज जो है माइनस क्यू है, बेसिकली माइनस क्यू से वो बताना चाह रहे हैं कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूं, v क्रॉस b करके देखता हूं कि किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो v क्रॉस b किस डायरेक्शन में आ रहा है, v के डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में। आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखिए और उसे कर्ल करिए किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि v क्रॉस b करने पर जो डायरेक्शन आ रही है वो कौन सी आ रही है, टूवर्ड्स लेफ्ट आ रही है ना। लेकिन ये हमारा जवाब नहीं होगा क्योंकि यहां पर चार्ज नेगेटिव है। तो अपने को कौन सी डायरेक्शन चुननी है, माइनस ऑफ v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर वाली, और वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी टूवर्ड्स राइट, है ना। तो पहले पार्ट में हमारा जवाब क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स राइट। चलिए तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में दिख रहा है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स राइट, है ना। तो चार्ज भी देखिए इस बार पॉजिटिव दे रखा है, तो हम लोग सिंपली v क्रॉस b करके देखते हैं। v क्रॉस b अगर आप करेंगे तो देखिए डायरेक्शन आ रही है किस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। अब बच्चों आ जाते हैं थर्ड केस में, है ना। थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि वेलोसिटी बाहर की तरफ है, स्क्रीन से बाहर आती हुई, और मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड्स राइट। तो v क्रॉस b करके देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अप आ रही है ना। तो इस बार डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस बार डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से ना, अप के अलोंग। और बच्चों अब आखिरी केस में आ जाते हैं, केस नंबर 4। इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि चार्ज कैसा है, नेगेटिव है ना। चलिए इसको एंड में देखेंगे। पहले देखते हैं कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी स्क्रीन के अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अप के अलोंग है ना। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसी आ रही है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अंदर की तरफ v है और ऊपर की तरफ b है, मतलब कि ये डायरेक्शन आ रही है टुवर्ड्स राइट। तो माइनस क्यू है, चार्ज नेगेटिव है, तो अपने को देखना होगा माइनस ऑफ v क्रॉस b की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ऑब्वियस है कि वो आ जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और मैग्नेटिक ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छे से हर एक लेक्चर को रिवाइज करिएगा और बहुत आसान लगने वाला है ये चैप्टर डेफिनेटली, है ना। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।